दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। असदुद्दीन ओवैसी थर्ड पार्टी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उनकी मुलाकात ले, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। जब उनका परिवार नहीं मिल सकता, ये थर्ड पार्टी है। और ऐसा भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन साहब से क्या मोहब्बत हो गई या क्या प्यार हो गया कि इतनी फास्ट प्रक्रिया उन्होंने कर दी। उन्होंने इनको मंजूरी दे दी थी। मैंने कल ही सुबह में ये सब पुलिस में भी पूरी तहकीकात कर ली थी, जेल पे भी पूरी तहकीकात कर ली थी, इनको मंजूरी मिल चुकी थी। मैं अक्सर जब भी MIM पे बोलता था तो मैं वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के जो निवेदन भड़का हुआ थे तो उन पे बोलता था। असदुद्दीन साहब के ऊपर मैं आज तक नहीं बोला, लेकिन कल जब मैंने लेटर देखा कि उसमें मंजूरी इनको मिल चुकी थी और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, दरियापुर, शाहपुर, कारंज, जमल, वो कौन सा लेटर देखा था आपने? वो उनको लेटर ये था उनको कि जहाँ पे जिस रूट पे इनको जाना है पुलिस ने इनको पूरा प्रोटेक्शन भी दे दिया था, उस रूट पे उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी कर ली थी और जो भी पुलिस स्टेशन है कंसर्न उसको उन्होंने सूचना दे दी थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि देर रात जो है ईमेल के जरिए जेल प्रशासन ने बताया कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिली है, कोरोना गाइडलाइन वगैरह, कोरोना वगैरह की तमाम चीज़ें कही है। ये बाद में नौटंकी हुई। मेरे लेटर लिखने के बाद इनको ये मंजूरी कैंसिल करनी पड़ी और उनको ये इसके लिए कि कल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी हिंदू समाज के सामने आ जाता खुल करके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खुद मुसलमानों को गालियाँ बोलती है और किस तरीके से असदुद्दीन और MIM का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं के सामने जो भड़काऊ भाषण करा के ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरह करती है। ये पूरा खेल कल खुल जाने वाला था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना फेस सेविंग कर लिया ये कह करके हमने मंजूरी नहीं दी है, जबकि मंजूरी दे दी गई थी, मंजूरी को रद्द किया गया है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, AIMIM के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश की खाक छान रहे हैं आजकल चुनाव में कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन हमेशा जो कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा, लेकिन लगता है असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश का रास्ता गुजरात से तलाश रहे हैं। म्यूनिसिपालिटी के चुनाव में यहाँ पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो बाहुबली नेता हैं अतीक अहमद, हर कोई उनसे वाकिफ़ है, वो किस तरीके की छवि के हैं या क्या केसेस उनके ऊपर हैं। अतीक अहमद से मुलाकात के लिए असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद के दौरे पर आए। हालांकि पुलिस ने जो है वो उन्हें लेमन ट्री होटल के बाहर नहीं निकलने दिया, उन्हें डिटेन करने की धमकी दी, कहा कि आप अतीक अहमद से नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ओवैसी के दौरे से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख साहब का एक लेटर जो है वो काफ़ी वायरल हुआ था। कई आरोप गयासुद्दीन शेख साहब ने उसमें लगाए थे AIMIM पर। उसी मामले पर हम बात करेंगे कांग्रेस के दरियापुर के विधायक गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासु भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। गयासु भाई, जिस तरीके से ओवैसी का अहमदाबाद का दौरा, अतीक अहमद से मुलाकात का प्लान और एंड वक्त पर यह बताया जाना कि जेल प्रशासन ने जो है वो इजाज़त नहीं दी अतीक अहमद से मिलने की। मुलाकात कोई भी कर सकता है, दौरा करें, पब्लिक मीटिंग करें, उससे किसी को ऐतराज़ नहीं हो सकता। बात यहाँ पर बिल्कुल हटकर है कि अतीक अहमद जो हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ उन्होंने गुजरात जेल में ट्रांसफ़र किया है और वो हाई प्रोफाइल गुनहगार हैं। उनकी मुलाकात उनके परिवार और उनके एडवोकेट के सिवा कोई नहीं ले सकता है। असदुद्दीन ओवैसी थर्ड पार्टी हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उनकी मुलाकात ले, उससे किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब यहाँ से असदुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से साबिर काबलीवाला जाकर के जेल IG को मंजूरी मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि हम असदुद्दीन साहब इनसे मिलना चाहेंगे और वो प्रोसीजर इतनी फास्ट होती है कि वो लेटर गांधीनगर जाता है, गांधीनगर से दिल्ली पहुंच जाता है एक ही दिन में, दिल्ली से भी अप्रूवल मिल जाती है और फिर वो उत्तर प्रदेश जाता है। उत्तर प्रदेश से भी योगी की सरकार जो है वो भी उसको मंजूरी देती है और उसके बाद वो गुजरात की सरकार में आता है। यानी 4 दिन में पूरी प्रक्रिया को निपटा दिया जाता है। बात यह है कि जब उनका परिवार नहीं मिल सकता, ये थर्ड पार्टी है और ऐसा भारतीय जनता पार्टी को असदुद्दीन साहब से क्या मोहब्बत हो गई या क्या प्यार हो गया कि इतनी फास्ट प्रक्रिया उन्होंने कर दी।
उन्होंने इनको मंजूरी दे दी थी। मैंने कल ही सुबह में ये सब पुलिस में भी पूरी तहकीकात कर ली थी, जेल पे भी पूरी तहकीकात कर ली थी, इनको मंजूरी मिल चुकी थी। साबिर भाई काबलीवाला ने अपने जो लेटर पे भी लिखा है, उन्होंने भी उसमें बताया था कि जेल पे जाने वाले हैं, जेल पे जाए मिले, उससे ऐतराज़ नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ जब जोड़ के इसको देखा जाता है तो जिस तरीके से रिमोट कंट्रोल से अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल को हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ ले जाना चाहते हैं और योगी वही काम करते हैं, तो जब आज तक ये बातें आती थी कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, तो मैं कभी कभी उस चीज़ को शंका से देखता भी था, कभी कभी ये सोचता भी था कि शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो। मैं अक्सर जब भी एमआईएम पे बोलता था तो मैं वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी के जो निवेदन भड़का हुआ थे तो उन पे बोलता था, असदुद्दीन साहब के ऊपर मैं आज तक नहीं बोला। लेकिन कल जब मैंने लेटर देखा कि उसमें मंजूरी इनको मिल चुकी थी और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, दरियापुर, शाहपुर, कारंज, जमल, वो कौन सा लेटर देखा था आपने? वो उनको लेटर ये था उनको कि जहाँ पे जिस रूट पे इनको जाना है पुलिस ने इनको पूरा प्रोटेक्शन भी दे दिया था, उस रूट पे उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी कर ली थी और जो भी पुलिस स्टेशन है कंसर्न उसको उन्होंने सूचना दे दी थी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि देर रात जो है ईमेल के जरिए जेल प्रशासन ने बताया कि नहीं, आपको परमिशन नहीं मिली है, कोरोना गाइडलाइन वगैरह, कोरोना वगैरह की तमाम चीज़ें कही है। ये बाद में नौटंकी हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैंने पूरी तहकीकात कर ली, उसके बाद मैंने लेटर लिखा और जब मेरा वो लेटर रिलीज़ हुआ, जैसे ही लेटर ये मेरा गया है लगभग कल दोपहर में 3 साढ़े 3 के करीब, और ऐसे ही 5:30 बजे जेल आईजी को गांधीनगर बुलाया जाता है और उनके साथ मशवरा होता है और लगभग 8:30 से 9 के दरमियान वहाँ से कह दिया जाता है कि हमने जो तुम्हारे को ये मंजूरी जो देनी थी वो हमने नामंजूर कर दी है। लेकिन मंजूरी दे दी गई थी। मंजूरी हमेशा मौखिक होती है, लेटर से हमेशा कभी भी मंजूरी नहीं दी जाती है, उससे मुझे पता है ये प्रोसीजर, तो उस तरीके से देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जब ये चीज़ का हुआ तो उनको ये लगा कि अभी तक तो असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहते थे और भारतीय जनता पार्टी को ए टीम, तो कल दस्तावेजी पुरावे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी साबित हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिन में 4 जगह इस फाइल को फिर घुमा करके और इतनी स्पीडी यानी उसको मंजूरी देती है। तो इसका जो मकसद था वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो योगी की सरकार जो ऑक्सीजन पर है आज, तो उसको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो असदुद्दीन साहब का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कल लेटर देखने के बाद मैं चौंका और चौंकने के बाद मैंने तय किया कि नहीं, अब तो जब मैंने खुद ने मेरी आंखों से इसको देखा है, क्योंकि जब मैंने पहले देखा था कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन साहब गए, उन्होंने कहा कि योगी को मैं जीतने नहीं दूंगा। योगी जी दूसरे दिन कहते हैं उनको कि असदुद्दीन तो देश के बहुत बड़े नेता है और उनका चैलेंज मैं स्वीकार करता हूं। फिर अयोध्या और बाबरी मस्जिद का जहाँ विवाद है वहाँ से अपने चुनाव का वो प्रचार करते हैं। तो फिर भी मैं समझता था कि हो सकता है कि संजोग से हो सकती है बातें, ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब कल ये बात को जब मैंने खुद मेरी नज़र से देखा, मुझे 8 दिन से पता था कि आने वाले हैं, अतीक अहमद साहब की मुलाकात के लिए जाने वाले हैं, लेकिन मैं ये देख रहा था, मैं समझ रहा था कि इसमें मामला क्या है और मैं इसको उत्तर प्रदेश के चुनाव से कनेक्शन में मैं देख रहा था पहले से ही। और कल पूरी तहकीकात मैंने कर ली, उसके बाद मैंने लेटर लिखा और मेरे लेटर लिखने के बाद इनको ये मंजूरी कैंसिल करनी पड़ी। और उनको ये इसके लिए कि कल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी हिंदू समाज के सामने आ जाता खुल करके कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से खुद मुसलमानों को गालियाँ बोलती है और किस तरीके से असदुद्दीन और एमआईएम का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं के सामने जो भड़काऊ भाषण करा के ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरह करती है, ये पूरा खेल कल खुल जाने वाला था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना फेस सेविंग कर लिया ये कह करके हमने मंजूरी नहीं दी है, जबकि मंजूरी दे दी गई थी, मंजूरी को रद्द किया गया है। दूसरा कैसे हुआ, अगर मुलाकात करते भी अगर मंजूरी मिल भी जाती है, इसमें गलत क्या है? अतीक अहमद के ऊपर कोई चार्ज तो ऐसे वो है नहीं, हुए नहीं है कि प्रूफ हुआ नहीं है कोई सज़ा ऐसा कुछ के उन्होंने किया है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये आखिर क्या वजह? अतीक अहमद अगर हैं तो इसमें गलत किया अगर वैसे उनसे मुलाकात कर लेते? उनसे
मुलाकात करना मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन से साफ सभी के चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो अक्सर हमने देखा है कि बाहुबलियों का ही है। बिहार ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, वहाँ ये मामला है। बात वो नहीं है, बात ये है कि 3 दिन में पूरी प्रक्रिया को निपटाया जाता है। और जिस तरीके से इसमें मिली जुली जो दिखती है, अतीक अहमद से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, उनको जा सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन ये हाँ, तो ये जो शंकास्पद बात इसमें यही थी कि थर्ड पार्टी है, उसको नहीं मिल सकती। 3 दिन में इस चीज़ को मंजूरी दे देना, क्योंकि ये चीज़ जो थी ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं मिल सकती। ये जब भारतीय जनता पार्टी और योगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तत्वों के खिलाफ या असामाजिक प्रवृत्तियों के खिलाफ अपनी एक कार्रवाई कड़काई के साथ करने का दावा करते हैं, असदुद्दीन साहब को अपना वो हरीफ समझते हैं, और उस वक्त के अंदर ये जिस तरीके की घटना बनी गई, तो ये बातें जो चलती थी अभी तक, इस बातों का कोई पुरावा नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। कल पहली बार 3 दिन के अंदर पूरी की पूरी प्रक्रिया जो थी उसको निपटा दी गई, और उसमें से ये साबित होता। और ये चीज़ को मैंने बहुत सीरियस लिया, बहुत गंभीर लिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को भी कहीं इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़े। और उसके बाद तो फिर गुजरात की भी बारी है। इसलिए जब कहीं पर भी ऐसी कोई बात होती है, जब छल लगता है, कहीं कपट लगती है, तो ज़रूर से उसके लिए बोलना चाहिए। मुलाकात वो ले न ले, उससे कोई एतराज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सब बाहुबली बैठे हुए हैं, और दूसरे कांग्रेस के गुजरात में भी जो विधायक हैं उनमें से हर 4-5 में से एक विधायक जो है वो क्रिमिनल चार्जेस पर लगे हुए हैं। क्रिमिनल चार्जेस लगभग उसमें ऐसा है कि गुजरात इसमें से थोड़ा बाकात है कि बहुत कम लोग होते भी, तो कैसे छोटे मोटे, यानी कि ये जो पब्लिक के लिए आंदोलन करते होते। आज मेरे खुद के 2 मुद्दत थी, मैं खुद आज कोर्ट में था। बीएस हॉस्पिटल का जो आंदोलन मैं चला रहा था, उसके बाद सुबह 10 बजे मैं कोर्ट में गया, मैं 12:30 बजे कोर्ट से निकला। तो ऐसे छोटे मोटे जो चीज़ होती है वो होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार और वहाँ की राजनीति जो है वो पूरी बाहुबलियों के हाथ में ही। और साहल भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि योगी जी के मजबूत होने के पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण हुआ, जो योगी जी ने ध्रुवीकरण कराया, उसके पीछे का कारण भी ये था कि ये भाजपा वाले और ये आरएसएस वाले, ये अपने जो गुनाहित प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं उनकी बातों को कभी उभार के नहीं लाते हैं। लेकिन अगर उसके सामने अगर मुस्लिम कोई है तो उस बात को लोग बहुत मजबूती के साथ उठा के उसका अप्रचार भी करते हैं। और वो जिस तरीके से उसका अप्रचार करते हैं, एक वक्त था कि 2012 से लेकर 17 तक 68 एमएलए यूपी में मुसलमान एमएलए थे, लेकिन उसके अंदर 35 से ज़्यादा हार्ड कोर हाई प्रोफाइल गुनहगार थे। और उसका इतना बड़ा खमियाजा, जिस राज्य में 68 एमएलए मुस्लिम हो, उस राज्य के मुसलमानों की हालत कैसी होनी चाहिए, लेकिन वह नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उत्तर प्रदेश और बिहार हर पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। लेकिन कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं। और दूसरा ये कि जिस तरीके से आप जो बातें बता रहे हैं, गुजरात की अगर बात करें ओवैसी को लेकर, एमआईएम को लेकर, तो सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज़्यादा विरोध नहीं आ रहा है। एक ही ऐसा लगता है कि गयासुद्दीन शेख ने ही पूरा झंडा विरोध का लिया हुआ, ऐसा लग रहा है। मैंने पहले इतना सख्त मैंने कभी बात एमआईएम के लिए नहीं कही, पहली मर्तबा मैंने इतनी सख्त बात कही है। और जब मुझे लगा कि ये बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है, और आपको मैं बताऊं कि उसके पीछे का कारण, कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि गुजरात में असदुद्दीन साहब ये कह रहे थे, मैंने सुना आज भी, कि मैं युवाओं के हाथ में मुस्लिमानों को क़यादत देना चाहता हूँ, मैं उनकी ताकत उनको देना चाहता हूँ, उनका विकास करना चाहता हूँ। तो गुजरात में कौन सी क़यादत देंगे और कौन सा विकास देंगे? 9.67% मुस्लिम समाज की आबादी है। एक वक्त था 12 मुस्लिम एमएलए यहाँ पे इलेक्ट होकर के आते थे। आज सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी राजनीति है उसके कारण जो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हुआ, तो आज सिर्फ 3 एमएलए गुजरात में रह गए हैं। दरियापुर से मैं हूँ, मुझे मुस्लिम समाज के साथ जब तक 20,000 से ज़्यादा वोट हिंदू समाज का नहीं मिलता है, मैं जीत नहीं पाता। सबसे विकट परिस्थिति तो है पीरजादा साहब की, 24% मुस्लिम समाज के वोट हैं, वहाँ उनको अगर 30,000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलते तो वो जीत नहीं पाते। एक जमालपुर ऐसी सीट है कि हम चाहे उस नुमाइंदे को जिता सकते हैं हमारे ही वोटों से, लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि जब 2012 में, जिस वक्त में समीर खान कांग्रेस के कैंडिडेट थे और साबिर भाई लड़े, और दोनों के बीच में जब वोटों का बंटवारा हुआ, तो आज़ादी के बाद पहली मरतबा जमालपुर में हमारी सीट वहाँ पे हमारी सीट गई, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराया था। तो हम इस बात को ये कहते हैं क़यादत की ये बात, अगर उत्तर प्रदेश में लड़े, पश्चिम बंगाल में लड़े, बिहार में लड़े, तो हम कुछ थोड़ा समझ भी सकते हैं उस बात को। लेकिन जहाँ पर जब तुम्हारी आबादी नहीं है, ये गुजरात ऐसा है, राजस्थान
राजस्थान में भी कम आबादी है, मध्य प्रदेश में भी बहुत कम है। तो हम ये कहते हैं जब क़यादत खड़ी करने की बात है तो वैसे ही क़यादत भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से कह रही है, पहले से कह रही है कि गंगा जल से गुजरात विधानसभा को शुद्ध करना है और मुस्लिम मुक्त बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बना सकी, आखिर में 3 तो हम रह ही रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से हुआ, क्योंकि MIM के होने से मामला ये बनेगा कि मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा आएगा, और दूसरी बात ये होगी कि जो हिंदू समाज का जो सेक्युलर वोट है वो जब नूरा कुश्ती चलेगी भारतीय जनता पार्टी की और MIM की, तो हिंदू वोट भी जो सेक्युलर हिंदू समाज का वोट हमको मिलता है कांग्रेस का, मुझे ज़्यादा या इमरान खेड़ा वालों को, वो भी खिसक के भाजपा की तरफ जाएगा। तो यानी MIM को आप ही बताओ कि MIM को एक भी वोट मुस्लिम समाज का मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि MIM की जिस तरीके की छवि है, जिस तरीके MIM के असदुद्दीन साहब तो फिर भी बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंदू वोट उनको नहीं मिल सकता। तो जब आपको हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो आप जीतोगे कहाँ? गुजरात में 3 ही जगह ऐसी है फिलहाल अभी कि जहाँ पे हमें, हाँ, भविष्य में राजनीति में कुछ बदलाव आता है, कुछ ये फासिस्ट फोर्सेस जो है वो कमज़ोर होती है, तो वापस हम 8-10 तक जा सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से कांग्रेस को अगर इतना डर है कि ओवैसी के आने की वजह से सीटें मुस्लिम जाएगी या हारेगी कांग्रेस है, तमाम चीज़ें, ओवैसी बार बार कहते हैं कि हमारे साथ में कोई भी आए गठबंधन करने के लिए हम तैयार हैं, तो गठबंधन की क्यों बात नहीं की जाती फिर उनसे? गठबंधन की बात में जिस तरीके से पिछले दिनों में MIM के छुटभैया नेताओं ने जो इस तरीके से भाषणबाजी की है देश में कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, हम बता देंगे, और 5 हिंदू 1 मुस्लिम भारी वाला जो वारिस पठान का निवेदन, ऐसे निवेदनों की वजह से हिंदू समाज में एक रिएक्शन पैदा हो गया। तो कोई भी सेक्युलर पार्टी जो तमाम के तबके के लोगों को, तमाम लोग साथ में लेने की कोशिश करेगी, तो वो पार्टी फिलहाल अब नई जो परिस्थिति उसके अंदर नहीं करेगी। असदुद्दीन ओवैसी 2014 तक कांग्रेस के साथ ही थे, मेडिकल कॉलेजेस भी सब ली, पूरी UPA गवर्नमेंट थी, पूरा फायदा उठाया, और जिस दिन से नरेंद्र मोदी सरकार आ गई उस दिन से कांग्रेस खराब हो गई, 70 साल के कांग्रेस के गुनाहों गिनाने लगे। मैं कहता हूँ कांग्रेस की गलतियाँ हुई है, जो पावर में रहेगा, जो सत्ता पर रहेगा, उसकी गलतियां होती है और गलतियां उनकी हुई है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूं कि जितने कांग्रेस और दूसरी सेक्युलर पार्टियां जिम्मेदार हैं, उससे ज़्यादा मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम लीडरशिप जिम्मेदार है। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि गुजरात 2022 में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों चुनाव में आप ओवैसी की क्या मानते हैं? कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ओवैसी की क्या स्थिति रहेगी? अगर गुजरात में लड़ते हैं तो आप क्या मानते हैं? उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि गुजरात में जमालपुर सीट पे एक साबिर काबलियावाला के अलावा इनके पास गुजरात की किसी भी असेंबली सीट पे कैंडिडेट तक नहीं है जिसे हम सिंसियर कैंडिडेट कह सकें, ऐसा एक भी आदमी नहीं है। दूसरा कि सिर्फ मुस्लिम वोटों पर राजनीति करनी है तो तुम सिर्फ 3 सीटों पर ही कर सकते हो, वाकानेर, जमालपुर और दरियापुर, और वहाँ पे तुमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तुम जीतने वाले नहीं हो। यानी जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय है MIM का। MIM जब आई थी कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त, उस वक्त में कांग्रेस की जो गलतियाँ हुई, जो वेजलपुर में जो हमारे सुहाना बहन की टिकट काट के दूसरी एक लेडीज़ को दी गई, उसका रिएक्शन ये था कि 4 सीटें हमको घुमानी पड़ी। इसी तरह जमालपुर में भी कैंडिडेट देने में हमारी थोड़ी गलती हुई, तो यहाँ पे भी हमको नुकसान हुआ। बाकी वो भी नहीं होता, क्योंकि आप समझ लो कि गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद ही ऐसा है, ना तुम बड़ौदा जीत सकते हो, ना राजकोट, ना सूरत। अहमदाबाद में 20 काउंसिलर मुस्लिम इलेक्ट होकर के आते हैं, और वो 20 आते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस होकर 7 इस मरतबा MIM के आ गए, और अभी जो ये तो यानी कॉरपोरेशन तक की जो बात थी, तो जितना फोर्स, जितनी ताकत थी, इतना उनको एडवांटेज उनको मिल गया। कॉरपोरेशन के चुनाव होने के बाद, क्योंकि कॉरपोरेशन के वक्त तक हमारा जो यूथ था, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था, वो असदुद्दीन साहब के भाषणों से बहुत प्रभावित था। लेकिन जब कॉरपोरेशन के चुनाव पूरे हो गए और उसके बाद में जिस तरह के MIM की जिस तरह के नुमाइंदे थे, कैंडिडेट थे, रोज आना उनकी वीडियो वायरल हो रही है। कोई शराब पी के डांस कर रहा है, कोई लड़की की छेड़ती करने में इनका ऑपोजिशन मोड़ा सा का उबार जा रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है। यानी तुम इनका लिस्ट देखो, मुझे पूरे बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच के DCP ने इनके कैंडिडेट तय किए थे, और ऐसे कैंडिडेट थे, और चुनाव के अंदर पैसे, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, चुनाव के अंदर पैसे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के पास से ये MIM के उम्मीदवार और उनके पीछे काम करने लोग लाए और उस पर चुनाव को लड़ाया। वजह है कि आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में ओवैसी के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है? कोई भी सियासत को जानने वाला
ये बात मैं जब बता रहा हूं कि 3 सीट हम जीतते हैं और तीनों सीट के ऊपर हिंदू समाज के वोट 20,000 से ज़्यादा की ज़रूरत है और एकता की भी ज़रूरत समाज की, तो वहाँ पे एमआईएम को किस जगह हिंदू समाज का वोट मिलेगा? यानी कोई ही रास्ता नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि एमआईएम के पास कैंडिडेट भी नहीं होंगे। हाँ, एक हो सकता है कि जब एमआईएम के जो मैंडेट है वो CR पाटिल साहब बांटेंगे, से उनके पास जाएंगे और मैंडेट और डाल के 10-15 कैंडिडेट खड़े करवा दिए उन्होंने, तो कैंडिडेट हो गए। बाकी तो इनके पास जमालपुर के सिवा आज कहीं पर भी कैंडिडेट नहीं है और कोई गंभीर कैंडिडेट इनको मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्यासुफ भाई। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।